हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वी आर डीलिंग विथ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सीरीज दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। ये सीरीज मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, यूपीएससी के एग्जाम के साथ आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। लास्ट लेक्चर नंबर 1 में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे जो आपको मैंने कहा था पढ़ लेना, जिससे आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और आज भी मैं इसका लेक्चर 2 लेके आया हूँ, क्योंकि अराउंड में जो मेरे 300 टॉपिक्स हैं, जिससे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 60 to 65% क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में इस मेरी सीरीज से ही आएंगे, और इसको मैं प्रूव करूंगा जब 4 अक्टूबर को टेस्ट पेपर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपनी सीरीज को आगे स्टार्ट करते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बैकग्राउंड लिंकेज के साथ उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो आज का टॉपिक मैंने लिया है दैट इज पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, व्हाट इज दिस मिशन? देखिए, एग्जाम में आ सकता है पार्कर सोलर प्रोब के बारे में, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहली बात, ये इसरो का मिशन नहीं है, याद रखिए, इट्स अ मिशन ऑफ नासा। ठीक है, ऑफ कोर्स पुराना है, बट मेरा मानना है लास्ट ईयर क्वेश्चन से नहीं आए थे, तो मेरा मानना है इस साल इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिमेंबर, ये किस लिए छोड़ा गया है? रिमेंबर, इट इज टू प्रोब द आउटर कोरोना ऑफ द सन। ठीक है, तो याद रखिएगा, आउटर कोरोना ऑफ द सन की स्टडी करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब जो मिशन है दैट इज सेंड बाय हुम? दैट इज नासा। तो पहला टॉपिक आपका ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक पे आप आते हैं। सेकंड टॉपिक क्या हो सकता है? आपको पता होगा इस 2019 में अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा अमेजन फॉरेस्ट का। आपको पता होगा यहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स हुई 2019 में, जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट न्यूज में आ गया। तो इसके बारे में आप क्या पढ़ सकते हो? देखो, वैसे तो आपको पता होगा कि अमेजन फॉरेस्ट जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ये आइडिया आपको होगा। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेजन फॉरेस्ट आर करेक्ट। ये ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, इट स्टोर्स अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन। कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए कार्बन का कितना बड़ा सोर्स है ये। अगर इसमें आग लग रही है तो कितना डिसएडवांटेज है हमारे लिए। ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों से बचाता है हमको ये अमेजन फॉरेस्ट। इवन वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, 20% जो ऑक्सीजन है वो अमेजन फॉरेस्ट ही प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लंग्स ऑफ द अर्थ हम किसको कहते हैं? दैट इज अमेजन फॉरेस्ट। ये तो ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए। ओरिजिनली क्वेश्चन क्या हो सकता है? याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं तो ये पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स ब्राजील में मेजरली अमेजन फॉरेस्ट है, बट ऐसा नहीं सिर्फ ब्राजील में है। याद रखिएगा, अराउंड 9 कंट्रीज में साउथ अमेरिका में ये फॉरेस्ट है। याद रखिएगा, अराउंड 2.6 मिलियन स्क्वायर, याद रखना, आपको याद रखना, 2.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स जो हैं दैट इज द एरिया ऑफ व्हाट? दैट इज द अमेजन फॉरेस्ट। कंट्रीज आप देख सकते हैं, ब्राजील में मेनली है, बट पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनेम एंड फ्रेंच गिनिया, इन प्लेसेस में ये फॉरेस्ट फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, आप देख सकते हैं मैपिंग में, तो कंट्रीज याद रखिए कौन सी कंट्रीज में नहीं है। अर्जेंटीना नहीं है, तो ऐसे आ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डजंट टचेस द बाउंड्री ऑफ अमेजन फॉरेस्ट। ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, ऊपर के साइड में, नीचे की कंट्रीज में नहीं है। दिस कुड बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थर्ड हमारा टॉपिक क्या हो सकता है? एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन या मिशन चल रहा था, मैं आपको बता दूं, रिपील द एर्थ एंड सेव द अर्थ मूवमेंट। व्हाट इज दिस? रिपील भी करो, सेव भी करो। ये मूवमेंट पहली बात तो किस कंट्री से रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है। याद रखिएगा, आयरलैंड से रिलेटेड है। ये एक्चुअली है क्या? थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली क्या था मैं आपको बताऊं। अगर मैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो याद रखिएगा, जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 8th अमेंडमेंट है, याद रखिएगा 8th अमेंडमेंट है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये बोलता है कि आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। रिमेंबर, कहने का मतलब राइट टू लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब जो अनबॉर्न चाइल्ड है, याद रखिए उसको भी राइट टू लाइफ है, मतलब अबॉर्शन वुमेन्स नहीं करा सकती। तो अब क्या हुआ, इसको चेंज करने की बात आई कि ये जो 8th अमेंडमेंट है इसको हटाया जाए। तो इसका मतलब क्या है? जो चाहते हैं अबॉर्शन हो वो क्या कहेंगे? 8th अमेंडमेंट को हटा दो। बट कुछ लोग और भी थे आयरलैंड में जो चाहते थे अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, तो वो क्या थे? एंटी अबॉर्शन कैंपेनर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 8th अमेंडमेंट रहना चाहिए। तो इसलिए मूवमेंट का नाम हो गया रिपील द एर्थ, सेव द एर्थ मूवमेंट। तो याद रखिएगा, आयरलैंड की मूवमेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ये एर्थ क्या है? आयरलैंड से रिलेटेड है। बट अगर आप कहेंगे सर अभी प्रैक्टिकली क्या सिचुएशन है, तो अब ये हटा दिया गया है। रेफरेंडम पास किया गया और वहां पर जो ये हटाने वाले थे ये ज्यादा मेजॉरिटी में थे, और फाइनली अब अबॉर्शन वहां पर पॉसिबल है। तो ये हो सकता है अबॉर्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन, ये आ सकता है। रिपील द एर्थ, सेव द अर्थ मूवमेंट किससे रिलेटेड है? अबॉर्शन से। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक क्या हो सकता है? ये क्यों इस साल इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? दैट इज कोडवा कम्युनिटी। ठीक है, के से कोडवा कम्युनिटी, के से कर्नाटका,
ऐसे तो आप याद कर सकते हो। अब आप इस कम्युनिटी को अगर यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ देख रहे होंगे आप कितने आर्म्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ये कम्युनिटी इसीलिए फेमस है, ठीक है, आर्म्स के लिए फेमस है। इनका एक फेस्टिवल होता है इस कम्युनिटी का, वो फेस्टिवल बता दूं मैं आपको, किलपोर्ट फेस्टिवल। ये पूछा सकता है आपसे, किलपोर्ट फेस्टिवल किस कम्युनिटी का है? याद रखिएगा, कोरवा कम्युनिटी का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस साल न्यूज में क्यों थी कम्युनिटी, बताता हूं मैं आपको। इनका जो फेस्टिवल, इसको फेस्टिवल ऑफ आर्म्स कहते हैं, जहां ये आर्म्स को पॉलिश करते हैं, वर्शिप करते हैं, निकालते हैं बाहर। दिख रहे होंगे आप किस तरह उन्होंने रखा हुआ है आर्म्स को, तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक्चुअली जब ब्रिटिशर्स के टाइम से मैं बात करूं, इनको एक याद रखिएगा एग्जेम्पशन मिला हुआ है कि, याद रखिए एग्जेम्पशन किस चीज का, एग्जेम्पशन ऑफ ऑब्टेनिंग आर्म्स लाइसेंस। इनको आर्म्स लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं है और आर्म्स रख सकते हैं। देख रहे हैं आप, इवन सिंस द ब्रिटिश एरा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एग्जेम्पशन, ब्रिटिश एरा के टाइम से उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है। याद रखिए किसमें, दैट इज इन आर्म्स एक्ट 1959 से उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है कि आप कितने भी आर्म्स रख सकते हैं विदाउट आर्म्स लाइसेंस। तो उनका देख सकते हैं एक फेस्टिवल ही है, ठीक है, तो इसीलिए उनको एग्जेम्पशन मिला है। अभी 2019 में इस एग्जेम्पशन को 10 साल और एक्सटेंड कर दिया गया, तो इसलिए कम्युनिटी न्यूज में आ गई। अब एग्जेम्पशन 2029 तक बढ़ा दिया गया है, तो इसीलिए कम्युनिटी न्यूज में, इसलिए ये फेस्टिवल भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए, और किस प्लेस की कम्युनिटी है, कर्नाटका, के से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, लॉ कमीशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली कैबिनेट ने 22nd लॉ कमीशन की भी अप्रूवल दे दी है। तो लॉ कमीशन है क्या, ये पॉलिटी के सेक्शन में क्वेश्चन आ सकता है। पहला पॉइंट तो मैं आपको बता दूं, लॉ कमीशन ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फर्स्ट पॉइंट तो ये, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सब बॉडीज क्या होती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पॉलिटी लेक्चर्स को अपडेटेड लेक्चर सीरीज देखेंगे तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। बट अभी इंपॉर्टेंट हो सकता है जो एग्जाम दे रहे, लॉ कमीशन देख लीजिएगा। ऑफकोर्स फिक्स टेन्योर होता है 3 साल का, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एडवाइजरी बॉडी होती है, रिपोर्ट देती है कि ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, तो ये अपनी रिपोर्ट देती है, एडवाइजरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऐसा बन सकता है कि क्या लॉ जो कमीशन है ये इंडिपेंडेंस से पहले भी थी कि इंडिपेंडेंस के बाद आई, तो याद रखिए इट एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, मतलब लॉ कमीशन इंडिपेंडेंस से पहले भी थी। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट लॉ कमीशन, शायद आपने पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री या पॉलिटी सेक्शंस पढ़े होंगे तो लॉर्ड मैकुले का नाम सुना होगा। 1833, वेरी इंपॉर्टेंट, 1833 के चार्टर एक्ट में 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन स्टैब्लिश की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकुले। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट के बाद 1955 में अगेन लॉ कमीशन स्टैब्लिश हुई, मतलब इंडिपेंडेंट के बाद भी स्टैब्लिश हुई। उस टाइम जो चेयरमैन थे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो थे देश के, एमसी स्टैलवर्ड, याद रखिएगा, वो इसके चेयरमैन बने। तो पहली लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन बने ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी क्या हुआ, अभी न्यूज में क्यों आ गई, 21st लॉ कमीशन जो थी, अभी तो 22nd बन गई है, 21st लॉ कमीशन पहले स्टैब्लिश हो गई थी। इसका चेयरमैन थे जस्टिस BS चौहान, ओके। अब इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस थी, ऑफ कोर्स लॉ कमीशन रिकमेंडेशन देती है लॉ से रिलेटेड सरकार को। इन्होंने बोला साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस आल्सो। साइमल्टेनियस इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभा के एक साथ इलेक्शन होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। इवन इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात की है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी दिस कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर बीजेपी गवर्नमेंट फॉर दिस ईयर की यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ले आए आपके लिए, ओके। तो याद रखिएगा लॉ कमीशन ने ऑलरेडी जो 21st लॉ कमीशन थी उसने बोल दिया है कि ऐसे कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। आप चाहें तो 21st लॉ कमीशन के मेजर रिकमेंडेशंस भी देख सकते हैं। 2 मेजर जो साइमल्टेनियस इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने बोला है वो मैंने आपके सामने बता दी है, ठीक है। और लॉ कमीशन के बारे में थोड़ा बेसिक भी मैंने आपको समझा दिया है। तो दिस कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स, ओके। नेक्स्ट जो है, ये कैसे ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये मैंने क्यों टॉपिक लिया, अब देखिए जब इसकी मिनिस्ट्री पूछी जाएगी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सर एनवायरमेंट लगाएं कि स्किल है तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह, लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री लगा दें। तो याद रखिएगा पहली बात तो ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर, ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट यही बनेगा। पहला स्टेटमेंट तो सभी बता देंगे सर ग्रीन स्किल से रिलेटेड है तो कुछ ग्रीन स्किल्स डेवलप करेंगे जिससे एनवायरमेंट प्रिजर्व हो सके। ऐसा भी स्टेटमेंट हो सकता है कि ये डेवलपमेंट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो ये शायद अगर आप गेस नहीं कर रहे हैं तो यही गेस करना है, एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है। इसमें ग्रीन स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये सर ये ग्रीन स्किल्स क्या होती हैं, ग्रीन स्किल्स याद रखिएगा मैंने यहां पे लिखा हुआ है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब में आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी जिससे अपना एनवायरमेंट कंजर्व हो सके। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे व्हाट इज दिस ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखिएगा एनवायरमेंट से रिलेटेड है और मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। दिस ऑल्सो कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स इन एनवायरमेंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए
हम मिनिस्ट्रीज की बात करते हैं तो हमने तो वैसे गवर्नमेंट स्कीम्स के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स वुमेन रिलेटेड हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि वुमेन को हमेशा आगे करने की कोशिश की जाती है, उसके लिए वुमेन स्कीम्स या वुमेन से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको मेंस में भी और प्रीलिम्स में बहुत देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में जो वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स है उनमें से जो मुझे 4 इंपॉर्टेंट स्कीम्स लग रही वो मैंने यहां पर लिख दी, उनको जरूर देख लीजिए। पहला है सुधार गृह, दूसरा है उज्ज्वला, याद कंफ्यूज मत होइएगा, एक और सरकार की योजना है उससे कंफ्यूज, उज्ज्वला योजना से, ठीक है, ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये दूसरी योजना है, ठीक है। महिला ई हट और सखी, ये 4 जो हैं वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर है, वो तो आपको पता ही होगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, बट ये किससे रिलेटेड है वो मैं आपको बता देता हूं। सुधार गृह किससे रिलेटेड है, सपोर्टिंग वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, जैसे कि डिजास्टर आ गया हो, ठीक है, उसमें बच गए हो, सर्वाइवल जो वुमेन्स हो, तो यार कि उनके डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस लाइफ में है उनके लिए ये सुधार गृह एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज सुधार गृह, याद रखिए वुमेन्स के लिए है। दूसरा उज्ज्वला, ये कंफ्यूज करेगी आपको, मेरा मानना है ये स्कीम कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि सरकार की पिछली स्कीम का भी नाम कुछ ऐसा ही था, ठीक है। याद रखिए यहां पर क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, तो ये स्टेटमेंट आ जाएगा और आप सोचेंगे ये स्टेटमेंट तो गलत ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, को आप एक बार चेक भी कर लें डिटेल में, ठीक है। महिला ई हट, ऑफ कोर्स ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है वुमेन्स के लिए, इसमें उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप हो सके। सखी अगर देखा जाए तो वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस जो है उनको सपोर्ट करने के लिए सखी बनाया गया है। तो दीज आर द 4 थिंग विच आई थिंक कुड बी दिस ईयर क्वेश्चन, अमंग दीज 4 कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो आना ही डन है, मेरे को बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है यूपीएससी नहीं तो असिस्टेंट कमांड किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI, हो सकता है ये पूछ ले पब्लिश कौन करता है, पब्लिश तो नीति आयोग करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पब्लिश कौन करता है। अब इससे रिलेटेड स्टेटमेंट में थोड़ा सा गेस बता देता हूं, इसमें स्कूल्स को, ऑफ कोर्स स्कूल की एजुकेशन के हिसाब से स्कूल्स को अरेंज किया गया है, जिसमें स्टेट के हिसाब से रैंकिंग मिली है। लार्जर स्टेट्स में टॉप किया है केरल ने, ओके, स्मॉल स्टेट्स में टॉप किया है मणिपुर ने, कंफ्यूज ना, मणिपुर ने टॉप किया है इसमें। लार्ज स्टेट में सबसे बॉटम में बता दूं उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जो यूपी से देख रहे हैं उनको बता दूं आप सबसे बिलो चल रहे हो, केरल के जो लोग देख रहे हैं वो टॉप में है, ठीक है। स्मॉल स्टेट्स में मणिपुर है और यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है चंडीगढ़ ने। तो याद रखना आपको रैंकिंग किस में है, टॉप किसने किया ये आपको याद होना चाहिए। वेस्ट बंगाल ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। अब इससे रिलेटेड पहला तो स्टेटमेंट बन सकता है कौन पब्लिश करता है, दूसरा हो सकता है रैंकिंग बना दे, और तीसरा स्टेटमेंट ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसके इंडिकेटर वगैरह से कैटेगरी से ही बना सकते हैं। तो 2 कैटेगरी आप देख रहे होंगे, एक आउटकम्स है, दूसरा है गवर्नेंस प्रोसेस एडिंग आउटकम्स। दीज आर द 2 कैटेगरीज, तो हो सकता है 2 स्टेटमेंट इससे बना, दे आर द 2 कैटेगरीज। अगर आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ इंडिकेटर तो 30 नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं ऐसे तो, ठीक है, बट आपको ऐसे याद नहीं रखने हैं कि कितने कितने इंडिकेटर, जस्ट गो विथ वेरी बेसिक कैटेगरी, आई थिंक दैट इज इनफ। अगर आपको इतना भी याद है दैट इज इनफ, ठीक है। आप चाहो तो और डिटेल में भी देख सकते हो, आपको इंडेक्स के बारे में ज्यादा डिटेल देखनी हो तो, बट मेरा मानना है एटलीस्ट आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा एग्जाम में, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए रिपोर्ट्स के लिए हम ऑलरेडी लेक्चर्स लाए हुए हैं जिसमें हमने बताया रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है जो मुझे लग रहा है एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी, वो है नीति आयोग की रिपोर्ट्स, ठीक है। नीति आयोग कौन से इंडेक्सेस या रिपोर्ट पब्लिश करता है, या UNCTAD, ठीक है, व्हाट इज दिस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ओके। इसका हेडक्वार्टर चलिए कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए इसका हेडक्वार्टर कहां है। इसकी कुछ मैंने रिपोर्ट्स लिख दी हैं, PDF आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी, मैंने आपको पहले बता दिया। हमारे ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जहां पर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। ये रिपोर्ट्स हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो कंफ्यूज ना हो जाए, कुछ रिपोर्ट तो शायद पता भी होगी, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हो सकता है आप आंसर ये मार्क कर दें। दीज आर द रिपोर्ट्स व्हिच आर पब्लिश्ड बाय UNCTAD। मैं एक बार पढ़ देता हूं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, दिस कुड आल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एग्जाम में आती है। तो रिव्यू ऑफ मैरीटाइम एंड ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट, ओके, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ओके, इनोवेशन इंडेक्स आया है जिसमें इंडिया की रैंक 50 से ऊपर लगी हुई है, तो दिस कुड आल्सो बी द क्वेश्चन। कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दिस कुड बी द रिपोर्ट्स एग्जाम में आएंगी, और मेरा मानना ये डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस ग्रुप की रिपोर्ट्स को नहीं देखते हैं, तो इसीलिए मैंने कवर किया कि ये रिपोर्ट्स अगर आप नहीं देख रहे हो तो एक बार गो थ्रू कर लो इनको। देखो पढ़ने की जरूरत नहीं कि आप सब अब रिपोर्ट खोल लो, उनके इंडिकेटर्स आप देखने लगो, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो रिपोर्ट्स पब्लिश कौन करता है, ठीक है। और आप ऑप्शन देख के अगर ये आ जाए तो आप गेस कर सको हाँ आज का आंसर UNCTAD ही है,
ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट हो सकती है वो है नीति आयोग की। इससे तो क्वेश्चन डेफिनेटली इस ईयर प्रीलिम्स में ही आएगा और सारे एग्जाम में आएगा। आप कोई स्टेट पीएससी दे रहे हो, कोई यूपी पीसीएस दे रहा हो, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, एनडीए, जितने भी एग्जाम दे रहे हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं 4 अक्टूबर को प्रूफ भी कर दूंगा, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स, ये 7 रिपोर्ट्स लिख दी हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये तो मैंने आपको डिटेल में ही बता दिया है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, स्टेट एनर्जी इंडेक्स, इनमें से आपको याद रखिए एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ रहा है, ये आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। तो प्लीज इसको जरूर गो थ्रू करिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और नीति आयोग के बारे में तो सबको पता होगा, व्हाट इज दिस नीति आयोग, वो तो हम डिस्कस कर नहीं रहे हैं अभी। ऑफकोर्स एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डिटेल आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पॉलिटी लेक्चर सीरीज को देखिए, स्टैटिक पार्ट वहां पे कवर किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट है ई संचित। अब ये दे देंगे ई संचित, रिसेंटली इट इज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहली बात, इसको लॉन्च किसने किया है, सीबीआईसी। व्हाट इज दिस सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। चलो पहला स्टेटमेंट तो आपने सही बता दिया, इसको लॉन्च किसने किया है। अब दूसरा, इसका काम क्या है। अब कुछ लोगों ने नाम पढ़ के नहीं समझ पा रहे होंगे ई संचित किससे रिलेटेड है। ओके, तो इसका काम क्या है मैं आपको बता दूं। ऑफ कोर्स ट्रेड को बढ़ाने की ही बात कर रहे हैं, जो फिजिकल मतलब इसमें डिजिटली जितना अपन कर सकते हैं उसकी बात की गई है, टू रिड्यूस द फिजिकल इंटरफेस। जो फिजिकल इंटरफेस होता है बिटवीन कस्टम एंड क्लियरिंग एजेंट्स, उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट क्लियरेंस में जो टाइम लगता है उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जिसमें आपको कस्टम क्लियरेंस में बहुत टाइम लग जाता है, तो टाइम कम लगेगा, डिजिटल साइंस के थ्रू भी आप मूव कर सकते हो। तो ये इनिशिएटिव सीबीआईसी ने स्टार्ट किया, ई संचित प्रोग्राम। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर उसकी एक डायग्राम भी बना रखा है ई संचित के बारे में, ठीक है। दिस कुड बी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, देखिए अब नेशनल पार्क की बात करूं तो बहुत सारे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में भी रहते हैं और इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, बट मेरा इस बार जो गेस है वो ये दोनों नेशनल पार्क पे बहुत ज्यादा है। ये दो नेशनल पार्क एग्जाम में आ सकते हैं, अब किस तरह आएंगे मुझे खुद नहीं पता, बट आप इसको देख लीजिएगा। साउथ के नेशनल पार्क हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में माने गए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए मुकुर्ती नेशनल पार्क जो तमिलनाडु में है, नीलगिरी तहर के बारे में अगर आपने सुना होगा, नीलगिरी तहर, ठीक है, दैट आर वेरी फेमस इन दिस पर्टिकुलर रीजन्स, ओके। तो वहां पर याद रखिएगा ये इस नेशनल पार्क में वो दैट इज नीलगिरी तहर आर वेरी फेमस, ओके। नेक्स्ट देखा जाए तो याद रखिएगा जो नीलगिरी का बायोस्फीयर रिजर्व है, मैं बायोस्फीयर रिजर्व तो बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं कि बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है और आपने पढ़े भी होंगे, मेरे 10 AM सीरीज से मैंने बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। बट याद रखिएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही ये नेशनल पार्क आता है, तो ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार गो थ्रू जरूर कर लो कि कहां पर लोकेटेड है। एक केरल वाला भी याद रखिएगा, इराविकुलम नेशनल पार्क, दिस कुड ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट, पता नहीं नाम से ऐसा लग रहा है मुझे कि इस बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो कि ये केरल में है। तो ये दो नेशनल पार्क, लोकेशन याद रखना, दैट इज सफिशिएंट। सुन के आप एक्चुअली नाम सुन के ऐसा लग सकता है तमिलनाडु और केरल में कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैंने यहां पर इस बार डिस्कस कर दिया है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट ये प्रोजेक्ट भी आ सकता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आ जा सकता है। इंडिजन प्रोजेक्ट याद रखिएगा, इंडिजन प्रोजेक्ट अगर पूछा जाए, CSIR ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड, आप इसके डिटेल आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट मैं बेसिक बताया था, जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है ये इंडिजन प्रोजेक्ट, ओके। इसके हम डिटेल अगर आप देखना चाहें तो आप और पढ़ सकते हैं। मैं यहां पर सिर्फ आपको बेसिक एक फ्रेमवर्क बना के दे रहा हूं, जिसमें आपका एग्जाम लास्ट 1 मंथ में हम डिटेल डिस्कस नहीं कर सकते, एक बेसिक आपको आइडिया लग जाए और आप प्रीलिम्स क्लियर कर लो किसी तरीके से, ठीक है। तो ये कुड बी द क्वेश्चन फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स, ओके। नेक्स्ट देखा जाए, देखिए अगेन इंडेक्सेस रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करूं मैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वो भी कुछ याद रखिएगा रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैंने रिपोर्ट लिखी हुई है, याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है यूपीएससी में। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इट इज ऑल्सो पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये रिपोर्ट जो है मेरा मानना है इसके थोड़े चांसेस ज्यादा हैं, दैट इज ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। नाम सुन के कहीं से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप मार्क नहीं करोगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडिया की रैंक मैंने लिख दी है 34th है, ऑफकोर्स WEF पब्लिश करता है, बट दिस मे बी दिस ऑल्सो कुड बी द क्वेश्चन। हो सकता है इस बार रिपोर्ट्स मैच द फॉलोइंग में भी आ सकती हैं, इसलिए रिपोर्ट्स को एक बार देख लेना। यूपीएससी पिछले 3-4 सालों से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये स्कीम तो डन मानिए एग्जाम में आपको देखने को मिल रही है, पता नहीं नाम सुन के ही ऐसा लग जाता है, कुछ स्कीम्स की आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, नाम पे समझ में नहीं आता एक्चुअली ये स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये यूपीएससी का बेस्ट क्वेश्चन बनता है, जिसको हम कह रहे हैं निर्विक स्कीम। अगर ये स्कीम आएगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है
तो हो सकता है आपको बिल्कुल समझ में ना आए। फुल फॉर्म मैं बताता हूं निर्विक स्कीम का, निर्यात ऋण विकास योजना, मतलब ये हिंदी में लिख दिया मैंने, निर्यात ऋण विकास योजना। निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट, ऋण मतलब होता है लोन, लोन या तो आप उसको लोन ही कह रहे हैं ज्यादा बेटर है, ठीक है। विकास योजना इंग्लिश में कह रहे हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट, ऑफ कोर्स लोन को आप क्रेडिट भी कह सकते हैं, इंश्योरेंस स्कीम। तो याद रखिएगा एक्सपोर्ट, जैसे अब अगर हम कोई प्रोडक्ट अपना एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा इस निर्विक स्कीम में, याद रखना आपको निर्विक स्कीम में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आपके दिमाग में होगा किस मिनिस्ट्री के अंदर होगी ये स्कीम, तो मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन मिनिस्ट्री से जरूर बनते हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर याद रखिएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा थ्रू, मतलब ये मिनिस्ट्री जो है कौन सी मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और किसके थ्रू स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बट स्कीम का नाम याद रखिएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, बट निर्विक स्कीम के नाम से आएगा, हिंदी नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है किससे रिलेटेड है, आप आंसर मार्क कर सकें, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है, निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट, ऋण मतलब लोन या क्रेडिट, विकास योजना, ओके। और स्कीम क्या करेगी, ऑफ कोर्स क्रेडिट आपको मिलेगा, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या रखिएगा फैसिलिटेट हायर क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी जो एक्सपोर्ट्स करेंगे इंडिया से बाहर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो ये हो सकता है एग्जाम में आपको दिखाई दे, एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कन्वेंशन तो आने के चांसेस सबसे ज्यादा क्यों हैं, कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कभी भी साइबर क्राइम की बात करते हैं, इंटरनेशनली कभी भी आप बात करोगे एक ही कन्वेंशन न्यूज में रहती है, बुदापेस्ट कन्वेंशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन। आप कहेंगे सर बुदापेस्ट कन्वेंशन है क्या, बता दो न्यूज में भी क्यों रहती है। देखिए सबसे पहली बात, द कन्वेंशन इज ऑन साइबर क्राइम, और आज की डेट में लॉकडाउन के टाइम पर आप ऑनलाइन की बातें करो तो साइबर क्राइम इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ रहे हो ना किस तरह क्वेश्चन आ सकता है साइबर क्राइम पर। तो कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम ये 2001 में साइन हुई बुदापेस्ट में, बुदापेस्ट कन्वेंशन कहते हैं इसे आप, ठीक है। ये यूएन की कन्वेंशन नहीं है, पहला स्टेटमेंट। यूपीएससी से क्वेश्चन आता है, इट इज अ यूएन कन्वेंशन, इट इज नॉट अ यूएन कन्वेंशन, ओके। ये काउंसिल ऑफ यूरोप है ना, उनकी कन्वेंशन है। इवन इस साल काउंसिल ऑफ यूरोप ने इंडिया को ही बोला था कि वो भी इस कन्वेंशन को ज्वाइन कर ले, बट इंडिया ने अभी तक साइंड इसको नहीं किया। रिमेंबर इट इज नॉट साइंड बाय इंडिया, मतलब इंडिया ने साइन नहीं कर रखा है। तो इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि साइबर क्राइम की कभी भी बात करें ये कन्वेंशन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये एक ओनली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है साइबर क्राइम में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना ओनली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन साइबर क्राइम, दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इंडिया ने साइन नहीं किया है, इंडिया को बोला जा रहा है, काउंसिल ऑफ यूरोप बोल रही इंडिया साइन करे, बट इंडिया ने साइन अभी तक नहीं किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। और अभी रिसेंटली मैं बताऊं, अगर आपको पता होगा, सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं ऋषि कुमार शुक्ला, जो मध्य प्रदेश के पहले डीजीपी भी रहे हैं, ओके, अभी उन्हीं के अंडर उन्होंने सीबीआई ने पहली फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक समिट हेल्ड की, जो कि न्यू दिल्ली में हुई। तो याद रखिएगा इंडिया की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम हुई है, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है, जिसको सीबीआई ने, याद रखिएगा सीबीआई ने हेल्ड किया है। उसको हेल्ड आप अगर गूगल में डालेंगे तो ऋषि कुमार शुक्ला जी की आपको फोटो भी मिल जाएगी। तो याद रखिएगा ये साइबर क्राइम न्यूज में, इसलिए मैंने बुदापेस्ट कन्वेंशन उठाया है। मे बी दिस कुड बी द क्वेश्चन। हो सकता है ये पूछे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। सीबीआई, कोई सीबीआई मार्क ही नहीं करेगा, सीबीआई देख के कौन मार्क करेगा साइबर क्राइम को, सीबीआई कर रही है, बट दिस कुड बी द क्वेश्चन, ओके। तो इसीलिए मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट 2019 में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, हमारी दो इंपॉर्टेंट सिटी मुंबई और हैदराबाद, वो न्यूज में आ गई, ठीक है। वैसे भी न्यूज में रहती है सिटीज, बट न्यूज में क्यों आ गई, यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को का फुल फॉर्म सबको पता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। अब यूनेस्को की बात करूं तो याद रखिए उसने मुंबई और हैदराबाद को अपने, उन्होंने 66 सिटीज चूज की हैं, उसमें अपने इंडिया की हैदराबाद और मुंबई को चूज कर लिया गया है क्रिएटिव सिटीज के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिव सिटीज बन गई हैं, ठीक है। और 66 सिटीज उन्होंने सेलेक्ट की थी। वर्ल्ड सिटीज डे मैं बता दूं आपको 31 अक्टूबर तो शायद आप लोग नेशनल यूनिटी डे के नाम से जानते हैं अपने, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे, बट याद रखिए वर्ल्ड सिटीज डे भी 31 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्रिएटिव सिटीज बन गई हैं हैदराबाद और मुंबई। आपके दिमाग में होगा सर क्रिएटिव सिटी का मतलब क्या है, और क्या इंडिया में यही दो क्रिएटिव सिटी है यूनेस्को द्वारा? ये इंडिया की फोर्थ और फिफ्थ क्रिएटिव सिटी बनी है। इससे पहले भी 3 सिटी रह चुकी हैं, चेन्नई, वाराणसी और जयपुर, जो कि यूनेस्को की, याद रखिएगा, नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज में आती हैं। तो ये पहली नहीं है, इससे पहले भी 3 रह चुकी हैं।
अब ये सिटीज का क्या इनिशिएटिव, इनका काम क्या है? इनका काम क्या है, याद रखिएगा, टू स्ट्रेंथन द क्रिएशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। द सिटीज को क्या शेयर करना पड़ेगा? बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप इवॉल्व करना पड़ेगा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ, इवन सिविल सोसाइटी के साथ भी, टू स्ट्रेंथन द क्रिएशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। मतलब मेन फोकस जो है वो कल्चरल एक्टिविटीज को डेवलप करने की बात की जा रही है। तो आपके दिमाग में कल्चरल एक्टिविटी मतलब क्या? क्राफ्ट, आर्ट, क्या है कल्चरल एक्टिविटीज, वो मैं आपको बता देता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि। तो फिफ्थ, याद रखिए 3 सिटी तो ये हो गई, 2 सिटी अभी बन गई हैं रिसेंटली, और मैं आपको इसके थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूं। ये है 7 कैटेगरीज। अगर आपको क्रिएटिव सिटी बनना है, इन 7 कैटेगरीज में आप आ सकते हैं। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की वजह से आप हो सकते हैं, डिजाइन की वजह से, फिल्म की वजह से, गैस्ट्रोनॉमी मतलब फूड, मेरे ख्याल से इंदौर भी फूड के लिए अप्लाई कर सकता है, हो सकता है अगले साल मिल जाए कभी। इंदौर का भी खाना बहुत अच्छा है, बट अभी तो नहीं मिला है गैस्ट्रोनॉमी में। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, इन 5 सिटी में एक सिटी वो गैस्ट्रोनॉमी में सेलेक्ट हुई है, मतलब फूड के मामले में सेलेक्ट हुई है, आप जाकर वहां पर खाना भी खा सकते हैं, ठीक है। म्यूजिक, मीडिया, आर्ट्स एंड लिटरेचर, तो दीज आर द 7 कैटेगरीज जिसके अकॉर्डिंग सिटीज चूज की जाती हैं। चूज कौन करता है? लिखा हुआ है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ये ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, तो ऑफकोर्स पुराना है, 2004 का है, बट अभी रिसेंटली न्यूज में आया क्योंकि मुंबई और हैदराबाद भी सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो दिस कुड बी द क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और ये क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से डिफिकल्ट माना जा सकता है क्योंकि शायद लोग इसको नहीं देख रहे होंगे इतना। आप लोग स्टैटिक पार्ट में ज्यादा फोकस कर ले तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, देखो वो तो आपको आना ही चाहिए, उसमें तो कोई ये मैं कर ही नहीं सकता कि आपको पता ही ना हो प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट पे कोई टॉपिक नहीं बन रहा है आपको, वो तो आना चाहिए। उसके साथ साथ आप बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के साथ अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको 100 क्वेश्चन वहां पर समझ में आ जाएंगे, ध्यान रखना। वरना जो स्टैटिक करके सिर्फ जाता है ना, उसको 30-40 से ऊपर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते कि 60 क्वेश्चन कहां से आ गए, आउट ऑफ द विंडो क्वेश्चन आ गए हैं, हमने पढ़ा क्या कोचिंगों में, एग्जाम में क्या आ गया है। इसीलिए मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए हमने अपना डेली इनिशिएटिव स्टार्ट किया 9 AM, जिसमें आपको हम चीजें धीरे धीरे करके सिखाते रहेंगे, इसमें 2021 के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। बट 2020 के लिए भी आप इस टॉपिक को देख लें, आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो मैंने पीछे लिखा हुआ है, ये तो आने के चांसेस, पता नहीं मैं सारे क्वेश्चन को लग रहा होगा आप कह रहे हैं कि मैं आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक सेलेक्ट ही किए हैं। मैंने ऐसे टॉपिक ही नहीं लिए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैं हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, क्योंकि वो टॉपिक ही मैंने चूज किया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां मैंने चूज किया प्रोजेक्ट चमन, ये आ गया। अब आपके दिमाग में क्या आएगा भाई, कहां मार्क करें, प्रोजेक्ट चमन क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये सब दिमाग में आ सकता है कि नहीं। तो याद रखिएगा, पहली बात तो प्रोजेक्ट चमन आ गया तो मिनिस्ट्री तो आप याद कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर है। ये है क्या, देखिए ये चमन जो फुल फॉर्म बता देता हूं, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। मतलब हॉर्टिकल्चर में कुछ जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे जियो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब क्या? हॉर्टिकल्चर तो सबको पता होगा, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, इस क्रॉप्स को हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो यार ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ये सब हॉर्टिकल्चर है। तो यार देखिए जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, इसके असेसमेंट के लिए सरकार अब यूज करने वाली रिमोट सेंसिंग, GIS, फील्ड सर्वे, ये सब यूज होंगे। मतलब जियो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी यूज होगी टू असेसमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो दिस इज द इनिशिएटिव फॉर प्रोजेक्ट चमन विच कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो दिस कुड ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट, अभी आपने देखा होगा पेस्ट अटैक की बात हो रही है, ठीक है, वो भी हम कवर करेंगे और भी कौन से अटैक हुए हैं। बट ये पेस्ट अटैक शायद बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, मैं बता दूं, फॉल आर्मी वर्म, नाम भी देखिए आर्मी के नाम से इसका नाम है, फॉल आर्मी वर्म, ठीक है। तो पहली बात यह देखिए पेस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उसकी इमेज ही बना रखी है, दिखने में इतना सुंदर नहीं है बट स्टिल याद रखिएगा पेस्ट है। अभी कर्नाटका में मैं बताऊं इसका अटैक हुआ है जो कि मेज फार्म्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ओके, तो हो सकता है क्वेश्चन, मेरा मानना है फॉल आर्मी वर्म रिसेंटली इट इज इन न्यूज, इट इज व्हाट, ऑप्शंस रहेंगे, एक ये सैटेलाइट है, एक ये पेस्ट है, ऐसे करके 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। कर्नाटका में याद रखिएगा, कॉन्क्वेस्ट इंडिया में किया है मेनली कर्नाटका में, इसका बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज देखने को मिला है, मेनली मेज क्रॉप्स, रिमेंबर मेज डिस्ट्रॉयर भी कहा जा रहा है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये मैंने वैसे 10 AM में भी कवर किया हुआ है क्वेश्चन, बट याद रखिएगा ऐसा पूछा सकता है कि व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो रिसेंटली न्यूज। याद रखिए एकेडमिक लोमोनसोव, याद रखिएगा एकेडमिक लोमोनसोव नाम जो है रशियन नाम है, ये रशिया में वर्ल्ड का फर्स्ट एंड ओनली फ्लोटिंग पावर प्लांट स्टैब्लिश किया गया। याद रखिए, अच्छा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोई मिसाइल या कोई शिपयार्ड नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स व्हाट वर्ल्ड फर्स्ट ओनली फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाम सुन के तो खुद ही लोग रशिया समझ रहे होंगे, दैट इज गुड ऑल्सो कि आपको नाम से रशिया पता चल रहा है, बट व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट अ मिलिट्री का कुछ वेपन्स वगैरह हो, वो नहीं है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी 2016 के प्रीलिम्स में पूछ चुका है, दैट इज BEPS, फुल फॉर्म है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग।
ठीक है। बट मेरा क्या मानना है, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो, रिपीट करते हैं यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा मत मानिए क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होते हैं, रिपीट होते हैं। तो मेरा मानना है ये रिपीट इसलिए हो सकता है, न्यूज में हमेशा रहता है टॉपिक बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, मैं कभी भी पढ़ता हूं इकोनॉमिक्स टाइम्स में, मुझे देखने को मिल जाता है टॉपिक, ठीक है। तो ये है क्या, जिसको नहीं पता, आई थिंक पता सबको होगा, बट स्टिल मैंने लिख दिया, देखो यूपीएससी 2016 में आया। जैसे लेटर सपोज अगर मुझे अपना कुछ टैक्स बचाना है, ठीक है, तो मैं अपना जो प्रॉफिट है वो जहां पर लो टैक्सेस होते हैं, जहां हाई टैक्सेस होते हैं वहां नहीं, जहां लो टैक्सेस होते हैं वहां पर मैं अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। प्रॉफिट शिफ्ट कर दूंगा, देखिए प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया, और उस लो टैक्स कंट्री में प्रॉफिट कम, टैक्स कम लगता है तो मुझे बेनिफिट होगा। तो ये गलत चीज है, टैक्स इवेडिंग की प्रैक्टिस है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, मतलब जहां पर आपने कमाया वहां प्रॉफिट नहीं शिफ्ट किया क्योंकि वहां ज्यादा टैक्सेस थे, आपने प्रॉफिट कहां शिफ्ट कर दिया, दैट इज लो टैक्स कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया। दिस इज रॉन्ग, बट ये कंट्रीज करती रहती हैं, कंट्रीज को रोक, कंट्रीज बोलो कंपनीज करती रहती हैं, कंट्रीज इसको रोकने की कोशिश कर रही है कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रैक्टिसेस, जो टैक्स इवेडिंग प्रैक्टिसेस है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, ये पिछले साल 2016 में तो बस ये पूछ लिया था बीईपीएस ये है क्या, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग किससे रिलेटेड है, और थोड़ा सा भी आपको वो टैक्स इवेडिंग पता हो आप आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहेंगे सर हमको पता है, बट मैं अभी जो आपको बताने वाला हूं शायद वो आपको नहीं पता हो। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 पब्लिश हुई, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है, पता होगा सर, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। इंपॉर्टेंट क्यों मैंने कवर किया, क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट इसने किसका बताया, सब कहेंगे सर मध्य प्रदेश, हम सबको पता है कि एमपी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया वाइज है, बिल्कुल सही है, बट यहां पर आपको अरेंजमेंट आएगी कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट से लेके कम आप अरेंज करें। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं, मैं टॉप 5 एरिया कवर फॉरेस्ट बता रहा हूं, वो आप याद कर लो। फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड अरुणाचल, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ ओडिशा एंड फिफ्थ महाराष्ट्र। These are the 5 हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू, मैंने ऑर्डर बता दिया है, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बताया, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, रिमेंबर। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आता है सर परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो हमने मिजोरम सुना है, बिल्कुल सही सुना है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो है किसमें, मिजोरम में, ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने, ठीक है। सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड मेघालय, फोर्थ मणिपुर एंड फिफ्थ नागालैंड, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं, बट ये कुड बी अ क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और अगर मैंग्रोव्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव सबको पता होगा, दैट इज एट वेस्ट बंगाल, है ना, सुंदरबन डेल्टा के नाम भी सुना होगा। सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इज दैट वेयर, दैट इज एट गुजरात। ओके, तो मेरा मानना है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ये स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं रिगार्डिंग इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो अभी आई है 2019 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ में कोरोना वायरस की वजह से, तो ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट अलायंस है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसको आप गवी भी कह रहे हैं, GAVI शॉर्ट फॉर्म में। ओके, व्हाट इज दिस, ऑफ कोर्स ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2000 की है, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये एक गवी एक अलायंस है, याद रखिएगा। इसमें हेल्थ पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेटमेंट ऐसे ही बनता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें ऐड है, याद रखिए। ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है, पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, डेडिकेटेड टू इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना है सारे लोगों को, ठीक है। अब इसका गोल क्या है, गोल इसका ये है इक्वल एक्सेस हो सके न्यू वैक्सीन जो बन रही हैं, चिल्ड्रन लिविंग इन वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री, जो पुअरेस्ट कंट्री है वहां तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाती हैं। आपको पता हो वैक्सीन का बहुत इशू है ना, कोरोना वायरस के लिए भी हम वैक्सीन बना रहे हैं, तो पुअरेस्ट कंट्री में वैक्सीन नहीं पहुंच पाती, तो ये गवी अलायंस का यही एजेंडा है। अब ये तो स्टेटमेंट बनेंगे तो आई थिंक आप बना लेंगे ऑप्शन देख के, क्योंकि अगर अलायंस ऑफ वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन दिखा तो आप ये स्टेटमेंट मार्क कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इसके पार्टनर कौन कौन है, किसने मिलकर अलायंस बनाया, दैट इज इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, यूनिसेफ ऑल्सो सेकेंड, वर्ल्ड बैंक ऑल्सो रिमेंबर, एंड द फोर्थ इज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। दीज आर द 4 पार्टनर्स व्हिच हैव क्रिएटेड दिस अलायंस, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गवी अलायंस कुड बी द क्वेश्चन, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल आई थिंक कि क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पता नहीं एक सिक्स सेंस कह रहा है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है देखिए लद्दाख, आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर बना, लद्दाख बने, तो उसकी वजह से इन एरियाज की कुछ ना कुछ नेशनल पार्क, रिवर्स, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ ही सकता है, वो सब तो आपने पढ़ लिया होगा स्टैटिक में। बट याद रखिएगा शॉन्डोल डांस, ये मैंने कवर किया है आपसे, याद रखिए जो किंग ऑफ लद्दाख होता था उसके लिए डांस परफॉर्म किया जाता था, तो पूछा जाता है ये शॉन्डोल डांस जो है ये किस पर्टिकुलर जगह का है, लद्दाख का है, तो याद रखना आप, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक फैक्चुअल स्टेटमेंट में याद रखना है। दूसरा, इंडिया चाइना का बहुत इश्यू चल रहा है, तो इंडियन ओशन के जो आइलैंड्स हैं
मेरा मानना है आप एक बार वर्ल्ड मैप ओपन करके इंडियन ओशन के आइलैंड्स को जरूर देख लेना। मैंने कुछ लिख भी रखे, मदागास्कर, एजम्पशन आइलैंड, सेचेल्स, मालदीव्स, याद रखिए मॉरिशस, रीयूनियन आइलैंड्स, इन सब की लोकेशन वगैरह ना एक बार नोटिस में देख लेना। मैंने मैंने अपने 10 AM सीरीज में भी कवर किया है वनीला आइलैंड्स वगैरह, तो एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना कि भाई यहाँ पर कौन कौन से इंडियन ओशन में आइलैंड्स हैं। मे बी इंडियन ओशन आइलैंड्स इस बार एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, मैं आपको बता दूं। तो इस बार आइलैंड्स अगर ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे कुछ तो यहां से हो सकते हैं, हो सकता है नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है। तो ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट मिनरल मिला हुआ है, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका में मिला। नॉट सो इंपॉर्टेंट न्यूज, बट अगर एकदम ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ जो आउट ऑफ द विंडो है, तो उसमें आउट ऑफ द विंडो में क्वेश्चन आता है। दैट इज, याद रखिएगा, गोल्ड स्कीमेटाइट। याद रखिए गोल्ड स्कीमेटाइट की बात करूं, व्हाट इज दिस? ये एक न्यू मिनरल डिस्कवर किया गया है विद इन अ डायमंड फाउंड इन अ वॉल्केनिक साइट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की वॉल्केनिक साइट में ये मिनरल मिला है, याद रखिएगा, एक नया मिनरल मिला है जिसका नाम ये है। तो हो सकता है पूछ लिया है ये रिसेंटली न्यूज में है, ये है क्या? तो याद रखिए, अच्छा मिनरल, न्यू मिनरल विच इज फाउंड इन द साइट ऑफ डायमंड साइट में, वॉल्केनिक साइट में ये आपको मिला है, ठीक है। इसका नाम ये रखा गया है, ठीक है। दैट कुड बी नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट स्टिल एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। डिफेंस स्टाफ की बात करते हैं, विपिन रावत की बात करते हैं। आपको पता होगा रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट मानने के चांसेस ज्यादा है यूपीएससी के, सीडीएस एनडीए में चांसेस ज्यादा है। यूपीएससी प्रीलिम्स मे बी दे वांटेड अ चेंज, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन कम पूछती है, बट मे बी दिस कुड बी द क्वेश्चन। सीडीएस के बारे में, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सबको पता होगा 4 स्टार जनरल है, इसका आपने पढ़ा भी होगा। प्रिंसिपल एडवाइजर रहेंगे रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर के, है ना, ऑन ऑल द 3 सर्विस मैटर, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों के सर्विस मैटर के ये एक प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर बन रहे हैं, ठीक है। इम्पार्शियल पॉलिटिकल लीडरशिप को भी एडवाइस देंगे ये, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी होते थे उसके अभी परमानेंट चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जो 3 नेवी, आर्मी और इसमें होता था, इसमें जो सीनियर हुआ करता था वो बनता था इसका चेयरमैन, बट अब जो सीडीएस है वो इसके परमानेंट चेयरमैन हो गए, ठीक है। इसके हम चाहे तो आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। विपिन रावत जो है, याद रखिएगा, ही इज राइट नाउ सीडीएस, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के भी डिफेंस स्टाफ के आपको जो चीफ हैं उनके नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, दिस कुड बी वाइट इज इन न्यूज। बताता हूं मैं, न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है इसने ये बोला है कि स्टेटेड दैट इंडिया इज अमंग 88 कंट्रीज दैट आर लाइकली टू मिस द ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट बाय 2025। 2025 के जो टारगेट्स हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन के, वो हो सकता है इंडिया अचीव ना कर पाए, इसलिए रिपोर्ट न्यूज में आ गई। तो ये स्टेटमेंट की वजह से न्यूज आ गई है। इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मत लगा देना आंसर में, है ना। माल न्यूट्रिशन की, हंगर की बात करें, इंडिया उसमें बहुत पीछे है, तो याद रखिएगा, इसलिए रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसको पब्लिश करता है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो एक एक्सपर्ट ग्रुप पब्लिश करता है, डोंट गेट कंफ्यूज विद WHO, ऐसा अगर कोई नाम आए बड़े, UNCTAD, नीति आयोग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज पब्लिश बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप। इंडिपेंडेंट एक एक्सपर्ट ग्रुप होता है जो इसको पब्लिश करता है। नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बट स्टिल एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये न्यूज में भी ये रिपोर्ट आई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है एशियन वाटर डेवलपमेंट आउटलुक, नाम से ही पता चला होगा वाटर से रिलेटेड होगा, तो बिल्कुल वाटर से रिलेटेड है। बट मैं आपको बता दूं, पहली बात, ये इनिशिएटिव किसका है? एशियन वाटर डेवलपमेंट आउटलुक, ठीक है। ये इनिशिएटिव है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ये न्यूज में है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और दूसरा एशिया पैसिफिक वाटर फोरम से, ये दोनों का मिलकर ये इनिशिएटिव है, दैट इज एशियन वाटर डेवलपमेंट आउटलुक, ठीक है। इसके बारे में आपको बता देता हूं। आपको पता होगा इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिटीज में वाटर, पानी भर जाने का, वाटर का प्रॉपर यूज नहीं होता है, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो उसी से रिलेटेड है कि इंपॉर्टेंट वाटर मैनेजमेंट इश्यूज जो एशिया और पैसिफिक रीजन में है उसको सॉर्ट आउट करने का, उसको हाईलाइट करने का, ये याद रखिएगा आउटलुक स्टैब्लिश किया गया है। किसने किया वो इंपॉर्टेंट है, एशिया पैसिफिक वाटर फोरम याद रखिएगा, एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक याद रखिएगा, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहां पर स्टैब्लिश है, हेडक्वार्टर कहां है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको आइडिया हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एनवायरमेंट से कोरल रीफ। देखिए वैसे तो यूपीएससी कोरल रीफ से क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कि कहां पर कोरल रीफ मिलती है, तो वो मैंने लिख दिया, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। सुंदरबन में नहीं मिलती, यही क्वेश्चन लास्ट ईयर आई थिंक 3 साल पहले था, सुंदरबन में नहीं मिलती है, ठीक है। याद रखना, सुंदरबन में कोई फ्रेश वाटर रहता है तो फ्रेश वाटर में कोरल रीफ नहीं होती है, रिमेंबर, ठीक है। तो कोरल रीफ के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, ठीक है, कितने टाइप की रीफ है, मैंने एनवायरमेंट में वैसे कवर किया हुआ है दिस कोरल रीफ, वहां से आप पढ़ सकते हो, मैंने थोड़ा सा कवर कर दिया। कोरल पॉलिप्स और जूज़ैंथेली के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहते हैं। मैं ऑलरेडी पूरा कोरल रीफ पढ़ा चुका हूं अपने एनवायरमेंट लेक्चर्स में, जिसको पूरे एनवायरमेंट लेक्चर्स देखने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वेबसाइट में हमारे एनवायरमेंट लेक्चर्स डले हुए हैं, वहां पर आपको बेसिक कोरल रीफ का सारा कवर हो जाएगा, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, तो दिस मेरे ख्याल से कोरल रीफ पे क्वेश्चन अब बनाया जा सकता है, बहुत टाइम हो गया क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट जो है ऑपरेशंस, ये मैंने कुछ ऑपरेशन दिए हैं आपको, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, न्यूज में है, ठीक है। जैसे कि समुद्र मैत्री, मदद, सहयोग, वनीला ऑपरेशन तो मैंने करवाया भी है, एंड निस्तार इंडियन नेवी ऑपरेशन। ये 4 ऑपरेशन जो हैं, सॉरी 5 ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। मदद और सहयोग तो मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली ऑपरेशन जो थे इंडियन, पहला बता रहा हूं दैट इज मदद। याद रखिएगा मदद जो है वो आर्मी नेवी ने की है, रिमेंबर मदद नेवी ने की है। फ्लड अफेक्टेड इन केरल में जो फ्लड आया उस पर मदद की आर्मी ने, सॉरी नेवी ने, और सहयोग किया आर्मी ने, रिमेंबर। तो सहयोग एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने किया फ्लड अफेक्टेड केरल में, तो दोनों ही केरल फ्लड अफेक्टेड में हुआ है, बट एक नेवी ने एक आर्मी ने किया, ये आपको याद रखना है। तो दिस कुड बी द इंपॉर्टेंट थिंग। वनीला मैंने ऑलरेडी बता चुका है, याद रखिएगा मदागास्कर एरिया में, याद रखिएगा साइक्लोन हिट हुआ था, वहां पर हेल्प करने के लिए मिशन चलाया गया, दैट इज ऑपरेशन वनीला। समुद्र मैत्री, याद रखिएगा इंडोनेशिया में, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सुनामी हिट हुई, ठीक है, जिसके लिए अगेन एक रिलीफ प्रोजेक्ट चलाया गया बाय इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज समुद्र मैत्री, ठीक है। और लास्ट है निस्तार इंडियन नेवी। ये क्या है, निस्तार क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इट्स टू इवैक्यूएट इंडियंस, साइक्लोन हिट, याद रखिएगा सोकोर्ता एक प्लेस है, याद रखिए वो यहां पर मैंने लिख दिया है, सोकोर्ता एक प्लेस है इंडियन ओशन में, मैं अभी आपको डायग्राम में दिखा देता हूं, जहां पर साइक्लोन हिट हुआ तो इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए ये निस्तार प्रोजेक्ट चला था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस वनीला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रीलिम्स में। मैं आपको याद रखिए ये दिखा भी देता हूं, ये देख सकते हैं सोकोर्ता, याद रखिएगा इंडियन ओशन में, यमन आप देख रहे हैं, ओमन देख रहे हैं, तो यहां पर आपको ये आइलैंड दिख रहा होगा, तो यहीं पर हमने अभी इवैक्यूएशन किया है, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया था स्कोत्रा, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और अगला है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि अभी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की समिट हुई, 5th समिट मैं आपको बताऊं, और ये समिट में मोदी जी को बुलाया गया, तो अगर नरेंद्र मोदी जाते हैं अगेन, समिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5th जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट हुई रशिया में हुई, जिसमें मोदी जी एक चीफ गेस्ट बन के पहुंचे। तो क्या ये इंडिया से रिलेटेड है? नहीं, यही तो बात है, ये जो फोरम है इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बट इंडिया, मोदी जी यहाँ पे पहुंचे थे। एक्चुअली रशिया के प्रेसिडेंट जो है इंडिया के बहुत अच्छे फ्रेंड है, रशिया ऑलवेज बीइंग अ गुड पार्टनर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है ऑफ कोर्स को रशियन प्रेसिडेंट ने 2015 में एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव देखिएगा, ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशिया फार ईस्ट, जो रशिया का ईस्ट पार्ट है, रिमेंबर, उसको सपोर्ट करने के लिए ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एस्टैब्लिश किया गया है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी पहुंचे थे। तो इंडिया से कोई लेन देन नहीं है, बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पहुंचे थे, तो इसलिए ये फोरम इस साल न्यूज में है। वैसे तो न्यूज में नहीं रहता था क्योंकि इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बट प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, दैट इज वाई इट इज इन न्यूज, ओके। तो यहां पर हमारी जो सीरीज थी, ठीक है, लेक्चर सेकंड था, मैंने कुछ आज टॉपिक डिस्कस किए हैं, आज मैंने थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस कर दिया, इसमें आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए। अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि सर जल्द से हमारे वो 300 टॉपिक्स हो जाएं, जिससे 60 to 65% डन मानिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लीकेज में क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको यकीन भी करना हो, जब ये सीरीज खत्म हो जाए, आप टेस्ट सीरीज उठा लीजिएगा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, आपको पता चल जाएगा हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कहीं ना कहीं से इन टॉपिक से ही क्वेश्चन बनाए होंगे, क्योंकि यही चीज न्यूज में है। इससे अच्छा आप उतनी सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, और आप ये 10 लेक्चर भी देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। याद रखिएगा ये सिर्फ एक बूस्टअप है आपको, लेकिन बेसिक अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप ये मत सोचिए आप ये पढ़ के पूरा एग्जाम ही निकाल लेंगे। वहां पर आपको बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए। अगर आपके ये सब वीक हैं, याद रखिए आपकी स्टैटिक पार्ट पूरा वीक है, आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप 2021 का भी प्रीलिम्स दे सकते हैं, 2020 दीजिए, 2021 का भी दीजिए। उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहां पर हम प्रॉपर आपको कंप्लीट कोर्स कराते हैं, एनसीईआरटी पढ़वाते हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ाते हैं। आप देख रहे हो किस लेवल पे हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, जिसमें आपको चीजें समझ में आए, इंटरेस्टिंग वे में समझाते हैं, सीधे क्वेश्चन में हिट करते हैं, टाइम पास में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। हम ऐसी लेक्चर्स बिल्कुल नहीं बनाते हैं इसमें आपका टाइम पास हो, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और अगर हम 30 मिनट का लेक्चर बना रहे हैं तो 30 मिनट में सिर्फ पढ़ाई की बात करें, दैट इज मच एफिशिएंट, ओके। तो आपको ऐसे इनिशिएटिव पसंद आते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं। इसमें हम लेक्चर्स को डेली बेसिस मेरा प्लान है कि जल्द से खत्म कर दूं मैं इसको, 10 सितंबर मेरा टारगेट है वैसे तो कि इसको मैं कंप्लीट कर दूं। ऑफ कोर्स इसमें कमेंट्स व्यूज के अकॉर्डिंग हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस लेक्चर्स को खत्म कर देंगे, ओके। और मानिए आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो खुद प्रूफ करेंगे कि इस पैटर्न से कितने क्वेश्चंस आए, क्योंकि ये लेक्चर्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं। जब पेपर होगा तो इन्हीं लेक्चर्स में आपको प्रूफ करूंगा कितने पोर्शन आता है। इससे आपको पता चलेगा जो हम अपने लेक्चर्स भी बनाते हैं, जो हम 2021 के लिए भी बना रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए जो बना रहे हैं,
वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। ओके, तो अगर आप इनिशिएटिव अगर आपको पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट जरूर करते जाएं, और जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम आए, चैनल को जरूर विजिट करें, अदर इनिशिएटिव्स भी देखें। अगर आपको पसंद आते हैं इनिशिएटिव, देन ओनली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट क्वेरीज है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।